290 पेज की ये किताब सन 2022 में वाणी प्रकाशन से आई है, जिसे गीताश्री ने लिखा है। आप तो वैशाली के इतिहास में सदा के लिए दर्ज हो चुकी हैं आर्या, जिसके घर तथागत भोजन करने आए। आपने एक गणतंत्र को अपने शर्तों पर चलाया। आप तो सबसे ज्यादा सशक्त, स्वतंत्र और मुक्त स्त्री थी। आप वहां रहकर भी मुक्त हो सकती थी, फिर भी आपने संघ की शरण ली। कोई बात तो होगी, हाँ, कोई बात तो अवश्य होगी, जिसके कारण वैशाली की नगर वधू, अप्रीतम सौंदर्य की स्वामिनी, अक्षुण यौवना, जनपद कल्याणी अम्बापली ने बौद्ध संघ में प्रवेश किया, प्रव्रज्याली और थेरी आम्रपाली बनकर ही शेष जीवन बिताया। इन सब कारणों को बहुत अच्छे से दर्शाया है गीताश्री ने अपने उपन्यास अम्बपाली एक उत्तर गाथा में। तो करेंगे किताब पर चर्चा। वेल, आई एम ओशी साहू एंड यू आर वाचिंग बुकबाज। If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so you can get all our updates. ये एक अत्यंत सशक्त बौद्धकालीन ऐतिहासिक उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास होते हुए भी इसका कथानक, इसकी विषय वस्तु और इसके वर्णित घटनाएं वर्तमान परिवेश को देखते हुए बहुत ही प्रासंगिक है। अम्बपाली पर कई पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। हिंदी वैशाली की नगर वधू और बंगला दोनों भाषाओं में ही आम्रपाली के बारे में पढ़ा है, पर उनका समापन उनकी प्रव्रज्या लेने और संघ प्रवेश के साथ ही हो जाता है। जैसे मानो अम्बा की कथा वहीं थमसी गई हो, मानो उसके पास अब और कुछ कहने, सोचने या करने को है ही नहीं। गीताश्री जी ने पहली बार थेरी आम्रपाली भिक्षुणी अम्बापाली की वर्णना की है, अम्बा की उत्तर गाथा लिखी है। एक बौद्ध थेरी के रूप में अम्बा क्या सोचती हैं, अपने अतीत, अपने भविष्य के बारे में, अपने देश वैशाली के बारे में, अपने अतीत के प्रेम प्रसंगों पर, साथ ही अपने जैसी दूसरी थेरियों के बारे में। अम्बपाली एक उत्तर गाथा मनुष्यता के इतिहास के निर्माण में मिथकों की अनिवार्यता प्रमुख भूमिका रही है। इसके बावजूद ये एक निर्विवादित सत्य है कि अम्बापाली भारत की ही नहीं अपितु संभवतः विश्व की पहली स्त्रीवादी नागरिक थी, ठीक वैसे ही जैसे कि उसकी मातृभूमि वैशाली दुनिया का प्राचीनतम गणतंत्र था। किंतु यह गौरतलब यह है कि अम्बपाली का नारीवाद अपनी प्रवृत्ति और प्रकृति में अस्तित्ववादी न होकर वैराग्य और आत्ममुक्ति से निश्चित था। सिमोन द बउआ ने 20वीं सदी में जिस सामाजिक सिद्धांत का इजाद किया कि केवल पुरुष के हाथ से सत्ता प्राप्त करना ही अभिष्ट नहीं होना चाहिए, आवश्यकता इस बात की है कि सत्ता की व्यवहारिक परिभाषा में परिवर्तन लाया जाए। अम्बपाली कोई 2500 साल पहले इस निष्कर्ष को आत्मसात कर चुकी थी, प्रतीत होता है। लेखिका ने बहुत ही अच्छे से थेरी आम्रपाली की मनोदशा को दर्शाया है। केवल अम्बा की ही नहीं वरन दूसरी थेरियों को, व्यथा को भी सामने रखा है। इस पुस्तक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय में संघ में स्त्री प्रवेश को लेकर बुद्ध और अम्बपाली के मध्य हुए तर्क की झलक देखिए। अम्बा कहती हैं, जब आप वर्ण भेद नहीं मानते, सबको एक समान मानते हैं, कोई जन्म से नीच नहीं होता, तो फिर आप नारियों को निषेध कैसे कर सकते हैं? स्त्रियां भी मनुष्य योनि में पैदा होती हैं, फिर आपका धर्म सनातन धर्म से कैसे अलग, जहां स्त्रियां और शूद्र को वेद पढ़ने की मनाही है? क्यों क्यों भगवान क्यों? जाति की तरह लिंग भी किसी व्यक्ति द्वारा दुख से छुटकारा पाने के लक्ष्य में बाधा नहीं हो सकता। आप इस पर विचार क्यों नहीं करते? सच में बुद्ध को आम्रपाली के समक्ष हार माननी पड़ी थी। वह आम्रपाली ही थी जिसने बौद्ध संघ के प्रवेश द्वार को स्त्रियों के उन्मुक्त करवाया था। प्रसंग पर यदि विचार करें तो आम्रपाली को भी बुद्ध के समक्ष मानती हूँ। गौतम से बुद्ध बनने की यात्रा पूर्ण कर उन्होंने न केवल स्वयं को मुक्त व आलोकित किया, वरन समस्त मानव जाति के जीवन को प्रकाशित किया। उपन्यास में वैशाली गणराज्य की शासन व्यवस्था के बारे में भी विस्तार से लिखा गया है। वैशाली गणराज्य ने एक किशोरी की असाधारण सुंदरता से मुग्ध हो उसे सर्वजन भोग्या सार्वजनिक बना दिया था। नगर वधू बना दी गई थी वो लड़की, परंतु उसने अपने मातृभूमि के लिए अपने लौकिक प्रेम को न्यौछावर कर दिया।
वह चाहती तो अनायास ही बिंबिसार के साथ चल सकती थी। संभवतः वह मगध की अधीश्वरी बन जाती। वैशाली बिंबिसार को रोक नहीं पाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अपनी जन्मभूमि की पराधीनता उसे स्वीकार नहीं थी। भीषण रक्तपात भी उसे काम्य नहीं था। अतः उसने अपने प्रेम को ही भुला दिया। बिंबिसार के अंश को, उसके पुत्र को अवश्य मगध पहुंचा दिया। अपने प्रत्येक कर्तव्य का पालन किया, पर वैशाली की गरिमा को कलंकित न होने दिया। लोक निंदा की परवाह न करते हुए उपन्यास की अम्बपाली कहती हैं, हत्यारी होने से अच्छा है कुंवारी मां होने का कलंक ढोना। सामाजिक नियमों से हृदय के संबंध संचालित नहीं होते। कुंवारापन सामाजिक मान्यता है तो मैं कहां रही कुंवारी। बिना प्रेम मैंने शरीर सुख लिया और दिया है। ये अलग बात है कि लोग मेरी पसंद के रहे, चयन मेरा रहा। मैं अपने शरीर की स्वामिनी हूं, लेकिन शरीर के अलावा मैं एक हृदय भी तो हूं। उपन्यास के अंतिम 2 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण एवं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बहुत ही प्रासंगिक है। इसमें गणतंत्र का नष्ट होना और साम्राज्यवाद की जड़ें मजबूत होना एक राष्ट्र के लिए कितना घातक हो सकता है, ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इन अध्यायों में यह भी प्रकट होता है कि अम्बपाली भले ही अब भिक्षुणी हो गई हो, सांसारिक मोह माया से मुक्त हो गई हो, परंतु उन्होंने अपने देश को नहीं भुलाया। अपनी माटी का ऋण वह चुकाना चाहती थी। थेरी आम्रपाली अपनी वैशाली को कभी ना भूल पाई और ना ही वैशाली की जनसाधारण से मुंह फेर पाई। उपन्यास अत्यंत पठनीय और रोचक है और कहानी ऐतिहासिक होते हुए भी आज की परिस्थिति में बहुत ही प्रासंगिक है। लेखिका ने गहन अध्ययन किया है इसे लिखने में। लेखिका ने पुस्तक की भूमिका भी बहुत रोचक बनाई है। गीताश्री ने इतिहास और मिथिक की इस बुनावट को अपने सुंदर लेखन के जरिए न सिर्फ बारीकी से तराशा है, बल्कि आधुनिक संदर्भ में स्त्री अस्मिता से जुड़े ज्वलन प्रश्नों का प्रतिनिधित्व किया है। दूसरे लहजे में कहें तो अम्बपाली के जीवन और दर्शन को उन्होंने स्त्री मुक्ति के आधुनिक टूल्स के रूप में प्रयुक्त करने का असरदार प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सायोनारा।